मेरे अर्ली टीन ईयर्स में मैं एक बहुत बड़ा शोनेन फ़ैन था। केंशिन, काटेक्यू हिटमैन रिबॉर्न, वन पीस ऐसे बहुत सारे शोनेन्स मैंने देख रखे थे और इतने सारे शोनेन्स देखने के बाद मुझे लगा मुझे एक डिफरेंट शोनेन की ज़रूरत है। तभी मेरी मुलाकात हुई हंटर हंटर से। ये एनीमे पूरा देखने के बाद ये मेरा फेवरेट एनीमे बन गया। ये एनीमे ख़त्म होने के बाद भी मैंने इसे बहुत बार रिवॉच किया है। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या है इस एनीमे सीरीज़ में जो ये मेरी फेवरेट है, ऐसा क्या है इस शो में जो मैं इसे बार बार देखना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे एनीमे फैंस ऐसे बोल देते हैं कि हंटर हंटर उनका फेवरेट एनीमे है, बट बहुत कम लोग बता पाते हैं कि हंटर हंटर उनका फेवरेट एनीमे क्यों है। दैट्स वाई टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई आई थिंक हंटर हंटर इज द बेस्ट एनीमे एवर। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस शो। हंटर हंटर हमेशा से ये कैरेक्टर ड्रिवन शो था। इन फर्स्ट 3 एपिसोड्स ऑफ एनीमे हमें पता चल जाता है कि गॉन, किलवा, कुरापिका और लेओरियो ये इस शो के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। उनकी पर्सनैलिटीज़ और गोल्स भी हमें पता चल जाते हैं। हेवन सेरिना आर्क तक मुझे लगता था कि गॉन इस स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट है और बाकी कैरेक्टर्स इसके सपोर्ट कैरेक्टर्स। बट हेवन सेरिना के अगला आर्क था योक न्यू सिटी आर्क, वेयर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टोरी चेंजेस। कुरापिका जो अब तक एक सपोर्ट कैरेक्टर था वो अभी इस आर्क में मेन कैरेक्टर बन जाता है। गॉन और किलवा जो इस पॉइंट तक मेन कैरेक्टर्स थे वो अभी हंटर हंटर के बड़े वर्ल्ड के 2 छोटे से मूविंग पीसेस बन जाते हैं। This arc also introduces us to one of the best villains organization and my favorite character of this story, क्रोलो, लूसीफर। विलन्स या हंटर हंटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। ये शो इसके विलन्स को जिस तरीके से हैंडल करता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। There are 3 reasons why हंटर हंटर villains are the best villains of all time. Number 1, goals। नॉर्मली कोई भी शोनेन में विलन्स के गोल्स बहुत सिंपल होते हैं, जैसे दुनिया पे कब्जा करना या ह्यूमंस को ख़त्म कर देना या ऐसा ही कुछ। बट इन दिस शो विलन्स के गोल्स बहुत यूनिक है। योक न्यू सिटी आर्क में गॉन क्रोलो से पूछता है, हाउ कैन यू किल पीपल हु हैव नथिंग टू डू विथ यू? ऑन दैट क्रोलो रिप्लाइज, आई कैंट एक्सप्रेस आवर मोटिव्स वर्बली, मे बी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। इस कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि क्रोलो का मेन मोटिव उसके ही पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना है। आई थिंक दैट्स हाउ यू मेक योर विलन मोर इंटरेस्टिंग। नंबर 2, ह्यूमनाइज विलन्स। मोस्ट ऑफ द शोज में विलन्स बहुत ओवरपावर्ड और इमोशनलेस होते हैं, बट इन हंटर हंटर फैंटम ट्रूप इज वेरी वेल रिटन कास्ट ऑफ विलन्स। व्हेन वन ऑफ देयर मेंबर डाइज, ईच मेंबर ऑफ देयर ग्रुप शोज सम अमाउंट ऑफ इमोशन, इंक्लूडिंग देयर लीडर। दिस इज हाउ यू मेक योर विलन मोर ह्यूमन, बाय गिविंग देम सम अमाउंट ऑफ इमोशन। मुझे लगता है ये एक तरीका है हर एक विलन को ज़्यादा रियल और बिलीवेबल बनाने का। नंबर 3, दे आर नॉट जस्ट एन ऑब्स्टेकल। ऑलमोस्ट हर एक सीरीज़ में विलन्स का काम होता है मेन कैरेक्टर से हारना। विलन्स बस प्रोटोनिस्ट के रास्ते के ऑब्स्टेकल्स होते हैं। मेन कैरेक्टर विलन को हराता है और स्टोरी प्रोग्रेस होती है। बट इन दिस शो दे आर नॉट जस्ट एन ऑब्स्टेकल। इसमें स्टोरी प्रोग्रेस होने के लिए विलन्स को हराना ज़रूरी नहीं होता। इसमें हर एक विलन के यूनिक गोल्स होते हैं और जिनका मेन कैरेक्टर के गोल से कोई लेना देना नहीं होता। कैरेक्टर डेवलपमेंट हंटर हंटर का और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। इस सीरीज में मेन कैरेक्टर्स की ग्रोथ इंसेन है, इवन साइड कैरेक्टर्स वेल डेवलप्ड है। इस स्टोरी का कोई भी कैरेक्टर वेस्ट नहीं किया गया। एवरी कैरेक्टर प्लेस मेजर रोल इन स्टोरी। हंटर हंटर स्टार्ट्स विद अ वेरी जेनेरिक स्टोरी। गॉन उसके डैड जिंक फ्रीक्स को ढूंढना चाहता है जो ऑलरेडी एक प्रो हंटर होते हैं। जिंक फ्रीक्स को ढूंढने के लिए गॉन को खुद एक हंटर बनना होता है, इसलिए इस स्टोरी का नाम है हंटर एक्स हंटर, क्योंकि एक हंटर दूसरे हंटर को हंट करना चाहता है। हेवन सेरिना आर्क तक ये एक टिपिकल हैप्पी शोनेन था और जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है वैसे ये सीरीज अलग अलग जॉनर्स को अप्रोच करती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीड आइलैंड इज इसेकाई जॉनरा, काइमेरा एंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज सेनेन जॉनरा, चेयरमैन इलेक्शन आर्क इज अ पॉलिटिकल स्टोरी एंड करंट आर्क इन मैंगा इज सर्वाइवल। इस शो की और एक स्पेशलिटी होगी कि ये ऑलमोस्ट हर एक आर्क में सेंट्रल मेन कैरेक्टर का रोल चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, हेवन सेरिना आर्क तक गॉन सेंट्रल मेन कैरेक्टर था, योक न्यू सिटी में कुरापिका और चेयरमैन इलेक्शन आर्क में किलवा पे ज्यादा फोकस था। काइमेरा एंड्स आर्क में 90% ऑफ स्टोरी मेरियम से रिलेटेड थी जो कि एक विलन है। I think this is why Hunter Hunter story is very unique. Hunter Hunter is one of the best adventure anime, and you know what makes an adventure more interesting? It's world building. योकनी सिटी आर्क तक इस सीरीज का वर्ल्ड बहुत छोटा और सिंपल था, बट ग्रीड आइलैंड आर्क से वर्ल्ड ज़्यादा बड़ा और डिटेल बन जाता है। जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है वैसे हमें पता चल जाता है कि इस वर्ल्ड में ऐसे गेम्स हैं जिनके अंदर जाके हम वो गेम्स खेल सकते हैं। इस वर्ल्ड में ऐसे डेंजरस क्रिएचर्स हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड के बाहर से आते हैं। और चेयरमैन इलेक्शन आर्क के एंड में हमें पता चल जाता है कि ह्यूमन वर्ल्ड ये हंटर हंटर के पूरे प्लैनेट का बस एक छोटा सा पार्ट है। अगर ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊँ तो हंटर हंटर के प्लैनेट पे एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है डार्क कॉन्टिनेंट। इस डार्क कॉन्टिनेंट में एक छोटी सी लेक है जिसके अंदर पूरा ह्यूमन वर्ल्ड है।
अब तक जितने भी हंटर्स डार्क कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर करने गए हैं उनमें से कुछ गिने चुने हंटर्स ही वापस आ पाए हैं, और जो लोग वहां से वापस आते हैं वो हमेशा उनके साथ एक ऐसा थ्रेट लेके आते हैं जो पूरी ह्यूमन रेस को एक्सटेंड कर सकता है। इस टाइप की स्टोरी राइटिंग रीडर को सोचने के लिए मजबूर करती है और स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। काइमेरा एंड्स आर्क में ह्यूमन वर्सेस नेचर जैसे डीप टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था, और इस सीरीज के ऑलमोस्ट हर एक आर्क में ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत फोकस होता है। बट माई फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टोरी इज पॉलिटिक्स। इस सीरीज में पॉलिटिक्स बहुत रियलिस्टिक दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, वाइस चेयरमैन ऑफ हंटर एसोसिएशन पेरिस्टन हिल। पेरिस्टन हिल ये एक परफेक्ट डिपिक्शन है रियल लाइफ करप्टेड पॉलिटिशियंस का। पेरिस्टन उसके गुड लुक्स, स्माइलिंग फेस और मीठी बातों से लोगों के नजरों में एक परफेक्ट पॉलिटिशियन बन जाता है। बट इस स्माइलिंग फेस के पीछे वो बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो पूरे ह्यूमन रेस को खतरे में ला सकती है। आई थिंक रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हंटर की पावर सिस्टम है नैन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम। नॉर्मली नैन को 6 डिफरेंट एरियाज में ट्रेन कर सकते हैं: एनहांसर, कॉन्जूरर, ट्रांसम्यूटर, मैनिपुलेटर, एमिटर एंड स्पेशलिस्ट। इस पावर सिस्टम की खास बात है कि किसी भी कैरेक्टर की नैन एफिनिटी ये उसके पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, गॉन एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर है, सो उसकी नैन एफिनिटी एनहांसर है। लियोरो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास ज़्यादा पेशेंस नहीं होते और वो किसी भी सिचुएशन पे बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता है, इसलिए वो एक एमिटर है। नैन का एप्लीकेशन भी कैरेक्टर्स के नेचर या हैबिट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, गॉन एक छोटा सा बच्चा है और उसकी नैन एबिलिटी है रॉक पेपर सीजर्स। कुरापिका क्रिमिनल्स को कैप्चर करना चाहता है, इसलिए उसकी एबिलिटी है चेन्स को कॉन्जूर करना। क्रोलो एक थीफ है, इसलिए उसकी एबिलिटी है दूसरों की एबिलिटीज को चुराना। आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग वे है स्टोरी के पावर सिस्टम और कैरेक्टर्स को कनेक्ट करने का। नैन ये एक ऐसी पावर सिस्टम है जो कैरेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि रेयर केसेस में किसी भी नैन यूजर की नैन एफिनिटी चेंज हो सकती है। एक कैरेक्टर पूरी स्टोरी में एक जैसा नहीं हो सकता, उसकी लाइफ पर अलग अलग चीज़ों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी वे ऑफ थिंकिंग और पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। और अगर पर्सनैलिटी और वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी नैन एफिनिटी भी चेंज होगी। अगर फाइट्स की बात करने जाए तो हंटर की फाइट जोजोस बिज़ार एडवेंचर की तरह स्ट्रैटेजी बेस होती है। नैन का यूज़ फाइट्स में बहुत क्रिएटिव वेज में किया गया है। नॉर्मली कोई भी शोनेन में जिस कैरेक्टर की पावर लेवल ज़्यादा होती है वही फाइट जीतता है, बट इस सीरीज में जो कैरेक्टर नैन को ज़्यादा क्रिएटिव वेज में यूज़ करता है उसका विनिंग चांस ज़्यादा होता है। फाइट्स ऑफ दिस शो आर नॉट जस्ट अ क्लैश बिटवीन टू नैन यूजर्स, it's a clash between two different personalities, or sometimes it's a clash between two different ideologies, and every fight of this show is beautifully animated. हंटर का एनिमेशन किया है मैडहाउस स्टूडियो ने, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडियोज़। इसके मैंगा का आर्ट वर्क तो इतना खास नहीं है, बट इसका एनिमे एडेप्टेशन इस स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। इस 2011 के एडेप्टेशन में बहुत ब्राइट कलर्स का यूज़ किया है, इसलिए स्टार्टिंग में ये एनिमे थोड़ा बच्चों जैसा लग सकता है, बट जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है वैसे हमें समझ आता है कि इस शो के ब्राइट कलर्स एक्चुअली बहुत डार्क थीम्स को हाइड करने के लिए यूज़ किए गए हैं। इस सीरीज़ की सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात होगी इसका बजट, क्योंकि कोई भी लॉन्ग रनिंग एनीमे 100 एपिसोड्स क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, बट ये शो जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे इसका एनिमेशन और ज़्यादा बेटर हो जाता है। आई डोंट नो कि मैडहाउस ने इसका बजट इतना कंसिस्टेंट कैसे रखा। इस एनिमे की और एक स्ट्रेंथ होगी इसके साउंड ट्रैक्स। एम्परर्स टाइम, किंगडम ऑफ प्रीडेटर्स, रायट, ऑलमोस्ट हर एक साउंड ट्रैक टॉप टियर है। इस एनिमे की ओपनिंग्स मुझे एक पॉइंट के बाद थोड़ी बोरिंग लगी, क्योंकि सारी ओपनिंग्स में एक ही सॉन्ग बजता है, बस विजुअल्स चेंज हो जाते हैं, बट इसकी एंडिंग्स बहुत अच्छी है। हियोरी इत्ताई, हंटिंग फॉर योर ड्रीम्स आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे एंडिंग्स ऑफ ऑल टाइम। Personally, I think strongest aspect of any show is the message is trying to convey. बेसिकली हंटर हम ऑडियंस को बताना चाहता है कि ह्यूमंस ये अब तक की सबसे वर्स्ट स्पीसीज है। ह्यूमन नेचर ने इस वर्ल्ड को अलग ही शेप दिया है। इस वर्ल्ड की डार्क साइड एक्सपीरियंस करने के बाद एक इनोसेंट चाइल्ड मॉन्स्टर बन सकता है, एंड ऑन फ्लिप साइड इस वर्ल्ड का इनोसेंस एक्सपीरियंस करने के बाद एक रूथलेस वायलेंट मॉन्स्टर अब तक का सबसे काइंड क्रिएचर बन सकता है। अगर कोई परफेक्ट रूलर भी आ गया तो भी वो इस वर्ल्ड को रूल नहीं कर पाएगा। हंटर देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हर जर्नी की एंडिंग हैप्पी नहीं हो सकती, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक हंटर इज़ द बेस्ट एनिमे एवर। मैंने सोचा इससे आगे मैं जो भी मैंगा या एनिमे कवर करूँगा उन्हें मैं एक पर्सनल रैंक दूंगा। सो हंटर के लिए ऑन स्केल ऑफ D to S मैं दूंगा रैंक S। इट्स एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस। So thank you for watching guys, and until next time.